साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे उसी में आगे की कड़ी में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में समझेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए। ये बहुत ही एक व्यापक परिक्षेत्र है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहले 7 प्रकार की थी, उसमें से एक हट गया, लोप हो गया, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं उसके बारे में एक तथ्य यह भी है कि यह राष्ट्रीय आपात में जब आपातकाल आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब लगता है तो यह निलंबित नहीं होते। अर्थात जब अंदरूनी मामलों के आधार पर जब आपात लगती है तो ये अनुच्छेद निलंबित नहीं होंगे, लेकिन यदि बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर लगाए गए हैं तो यह निलंबित हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, कैसे। इसको हमने लिख रखा पहले से। देखिए, अनुच्छेद 19 का एक का क ख ग घ ड़ छ जो है नहीं। अब इसमें प्रतिबंध अर्थात 19(1) का क जो है बोलने की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19 के 2 के तहत प्रतिबंध लगाया गया। 19 का 1 का ख सम्मेलन की स्वतंत्रता पर 19(3) के तहत प्रतिबंध लगाया गया। वैसे ही संघ बनाने पर 19(4) के तहत संचरण और निवास करने की जो सुविधा है उसमें अनुच्छेद 19(5) के तहत, और वृत्ति अर्थात व्यवसाय अपनाने की जो स्वतंत्रता है उसमें अनुच्छेद 19 के 6 के तहत प्रतिबंध लगाए गए। अब देखिए, समझते हैं कि शुरुआत से समझते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। अर्थात हमारे संविधान में हमें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बोलने की स्वतंत्रता में लिखने की स्वतंत्रता, कुछ भी कार्टून चित्र बनाने की स्वतंत्रता, सिनेमा बनाने वगैरह की जो स्वतंत्रता होती है उसी को, जिसको हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह सकते हैं। हम ये जो स्वतंत्रता है बहुत बड़ी व्यापक चीज़ होती है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है इसी में आती है। सरकार से जो RTI के तहत जवाब मांगे जाते हैं वो इसी अनुच्छेद 19 के 1 का क के तहत अर्थात बोलने की आज़ादी में ही आती है। अब देखिए, जब इतना व्यापक अधिकार दिए गए तो इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। प्रतिबंध क्या लगाए गए हैं? लोक व्यवस्था, दूसरा भावना, तीसरा संबंध, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है ना। तो अर्थात आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो लोक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली नहीं होनी चाहिए। आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खलल डालने वाली नहीं होनी चाहिए। आपकी जो बोलने की जो स्वतंत्रता है वो लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। भारत जैसे देश में जहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, नाना प्रकार के विविधता वाले लोग रहते हैं, वहाँ पे इस चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि ध्यान नहीं रखेंगे, सरकार ध्यान नहीं रखेगी तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। आपकी जो आज़ादी है दूसरे के लिए वो आज़ादी कुछ और बन जाएगी। तो सरकार ने उस पर एक प्रतिबंध बनाने का अपना दायरा रखा है कि आपका कोई भी बात, अभिव्यक्ति करने की कोई भी बात, यदि इन दायरों को अर्थात किसी की भावना, लोक व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन जैसे चीज़ों को पार करेगी तब फिर आप कानून के दृष्टि में प्रश्नगत होंगे और फिर आप पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो बोलने वाली आज़ादी ये भारत में थोड़ा सा क्या उसको बोल सकते हैं, समस्याग्रस्त चीज़ है। जैसे जैसे हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान प्रसार बढ़ते जा रही है, लोगों की आज़ादी चेतना जो है बढ़ते जा रही है, लेकिन ये कैसे बढ़ रहा है? धीरे धीरे। मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा आगे सोच रहे हैं, कुछ लोग उनके पीछे हैं, कुछ लोग एकदम नीचे हैं। तो जो सबसे बौद्धिक रूप से सबसे ऊपर के लोग और बौद्धिक रूप से सबसे नीचे के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाती है। इसके कारण
आपकी कुछ बातें नीचे वाले को कड़वी लग सकती है या ख़राब लग सकती है। अब उसके आधार पर लोक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। हो सकता है कि आपकी बातें सही हो, लेकिन व्यवस्था तो गड़बड़ा गई, सरकार को संसाधन और समय वहाँ नष्ट करना पड़ रहा। तो इसलिए सरकारें ये चाहती हैं और हम आप सबके से एक आशा रखी जाती है कि आप कोई ऐसे काम न करेंगे जिससे इस तरह की कोई बहुत बुरी समस्या उत्पन्न हो जाए। ज्ञान विज्ञान तकनीक जो भी आती है, आधुनिकता जो है वो धीरे धीरे आती है। अब देखिए अगला क्या है, सम्मेलन की स्वतंत्रता। अर्थात हम सम्मेलन कर सकते हैं, 2 4 10 20 50 आदमी मिलकर सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन हमारा सम्मेलन किसी भी व्यवस्था में रुकावट पैदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। हमारा जो सम्मेलन है वो आवागमन व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित न करे, ऐसा सरकार आशा रखता है। और यदि राज्य को ऐसा लगता है कि आपके सम्मेलन करने से किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होगी तो आपको सम्मेलन करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और 19(3) के तहत अगला क्या है, संघ बनाने के। आप 2 4 10 20 50 100 आदमी जितना मन हो उतना के साथ किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हैं, लेकिन आपका जो संघ है और राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की आज़ादी, लोक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करना चाहिए। आपका संघ यदि बम फोड़ने वाला, आपका संघ यदि आपराधिक प्रवृत्तियों में, आपका संघ यदि देश के कानून को तोड़ रहा है, देश के कानून को प्रभावित कर रहा है, तो सरकार आप पर दंडात्मक कार्रवाई करेगी। संचरण मतलब कहीं भी आने जाने और बस जाने की सुविधा। ये देखिए ये भी एक बहुत अच्छी अधिकार है हमारे, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो एक अलग सी विविधता लिए हुए हैं, उनकी एक अलग विविधता है। कुछ ऐसे जनजातीय या अन्य समुदाय भी हैं जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही रह सकते हैं, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही रहती हैं। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए सरकार उस आमुख क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर सकती है, आपको जाने से मना कर सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया है, यानी कि खुलेआम क्षेत्र है, तो आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं। मान लीजिए कि केरला में आप हैं, आपको बहुत गर्मी लगती है, आप हिमाचल चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल में रहते हैं, समुद्र देखने का मन है, गुजरात चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन सरकार कुछ क्षेत्रों को प्रतिबंधित कर सकती है। सरकार ये नियम लगा सकता है कि हम फला जगह पर इतना ही आदमी को बसने दे सकते हैं। पता लगा कि सब एक ही जगह जाकर बस जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए निवास वृत्ति वाली जो बात है, इसमें 2 चीज़ें। वृत्ति मतलब व्यवसाय होता है, आप कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ें। पहला तकनीकी, दूसरा राज्य खुद कर सकता है। अब देखिए तकनीकी क्या है, आप कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, लेकिन सरकार किसी खास व्यवसाय में तकनीकी मामला रख सकता है। वो बोल सकता है कि आपको फला चीज़ में जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें फला चीज़ में निपुण होना चाहिए। मान के चलिए सपोज आप ड्राइविंग करते हैं, तो सरकार ये कह सकती है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पहाड़ों पर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। आप हवाई जहाज़ चलाना चाहते हैं तो सरकार ये कहेगी कि भाई आपको एरोप्लेन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा क्या है कि राज्य कहने का मतलब है कि मान लिया कि आप कोई एक व्यवसाय अपनाते हैं, कृषि का, दुकान खोलने का, गाड़ी चलाने का, कुछ भी, तो उस व्यवसाय को सरकार भी कर सकती है। आप सरकार से नहीं कह सकते हैं कि अरे भाई आपकी जगह तो हमारा पेट पलाती, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सरकार वो कार्य खुद भी कर सकती है जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, अर्थात सरकार को आप किसी भी वृत्ति करने से रोक नहीं सकते। ये व्यवसाय वाला मामला हो गया। तो ये थे आपके 6 स्वतंत्रता। बोलने की आज़ादी जो सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी अपने देश में, लेकिन हाँ याद रखिए कि आपकी बोलने की आज़ादी किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन आपका सम्मेलन जो है वो लोक व्यवस्था में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। संघ बनाने की आज़ादी, संघ बना सकते हैं, 2 4 10 20 50 जितना आदमी के भी संघ बनाइए, लेकिन आपका संघ देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। संचरण यानी आने जाने और निवास करने की सुविधा, आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, लेकिन सरकार कुछ खास क्षेत्रों को प्रतिबंधित कर सकती है। और वृत्ति अर्थात व्यवसाय, जब भी आप कोई व्यवसाय अपनाएंगे अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार किसी खास व्यवसाय के लिए कोई तकनीकी अर्हता रख सकता है और किसी खास व्यवसाय को राज्य जो है खुद भी कर सकती है। तो ये था हमारे 19 के 1 का
दी गई स्वतंत्रता। और इधर हमने बता दिया आपको कि किस किस अनुच्छेदों के तहत आप पर वो प्रतिबंध लगा सकता है। परीक्षाओं में प्रतिबंध वाला भी पूछता है, और ये 19 के 1 से लेकर के 1 का क से लेकर के 6 तक जो है उससे भी पूछ सकता है। अब देखिए, समझिए, मेनली समझना, समझ जाएंगे सब सही रहेगा। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि में संरक्षण। देखिए, सबसे पहले इसमें 3 चीज़ है, 1 2 3। 3 चीज़ क्या क्या है? सबसे पहले देखिए, अपराध, दोष, ठीक है, और संरक्षण नहीं लिख देते हैं, है तो दूसरा चीज़, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझते समय बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अपराध। सरकार ये मानती है या कानून ये मानता है कि आपका कोई कृत्य यदि कानून के अंदर में है तो अपराध नहीं। यदि आपका कोई कृत्य प्रचलित कानूनों का उल्लंघन करता है तत्कालीन समय में, तो वो फिर वो अपराध की श्रेणी में आता है। अर्थात आपका कोई कृत्य, आपका कृत्य खास समय में कानून का उल्लंघन करता है। देखिए, समझिए, किसी भी अपराध को होने के लिए एक नियम है कि जब आपका अपराध किसी खास समय में होता है तो उस समय वो जो कानून है वही उसी समय ब्रोकन होना चाहिए, उसी समय टूटना चाहिए। मान लिए कि आपका कोई कृत्य ऐसा है जो तत्कालीन समय में कानून के ऊपर नहीं जाता है, कानून नहीं तोड़ता है, तो फिर अपराध नहीं है। अब इसको ऐसे समझिए कि एक दौर में हमारे देश में शादी की उम्र 9 साल थी, बाद में उसको 12 साल 13 साल किया गया, फिर 18 साल हुई, अभी 21 साल हुए। तो मान लिए कि किसी की शादी 18 साल में हुई है, अब तो 21 साल हो गया, कभी आगे जाकर 25 साल हो जाएगा, तो क्या वो अपराधी होंगे? नहीं। उन्होंने तत्कालीन समय में कानून के अंदर काम किया था, अभी कानून बदला। तो इस तरह से मामला आया कि कोई भी आपका कृत्य जो तत्कालीन समय को के कानून को प्रभावित करता है, तोड़ता है, तभी वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है। दूसरा कि जो कानून का उल्लंघन हुआ है, अर्थात जिस भी कानून का उल्लंघन हुआ है तो उस समय उस कानून को तोड़ने के लिए जो मैक्सिमम मिनिमम जो भी सज़ा थी वही सज़ा आपको दी जाए। समझ रहे हैं? मान लिए कि हमने चोरी किया, चोरी करने का आज के समय में सज़ा है कि आप 2 महीना जेल में रहेंगे। बाद में सरकार को लगा नहीं चोरी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो चोरी करने की सज़ा 6 महीना कर दो। तो जिस डेट में हमको पकड़ा गया उस डेट में चोरी करने की जो मैक्सिमम सज़ा थी हमको वही मिलेगी। 2 महीना था तो 2 ही महीना मिलेगा, 10 दिन था 10 दिन ही मिलेगा, 6 महीना नहीं मिलेगी। सरकार ऐसा कानून बना सकती है, बनाएगी, लेकिन जिस डेट में हमने चोरी किया है, जिस डेट में हमने कोई अपराध किया है, उस डेट में अपराध की जो मैक्सिमम क्या कह सकते हैं सज़ा है वही हमको दी जाएगी। तीसरा इसमें शर्त क्या है कि देखिए दोहरी क्षति। दोहरी क्षति कहने का मतलब हो गया कि एक अपराध के लिए आपको एक ही सज़ा मिलेगी, अर्थात जो आपने एक बार अपराध किया है उसके लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन यदि कोई
कृत ऐसा हुआ है जिसमें आप पर विभागीय कार्रवाई हुई है, अर्थात आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते थे, वहाँ भी आपको सज़ा हुई और आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी सज़ा दे दिया, तो ये मान्य होगा। अर्थात आपको 2 बार सज़ा दी जा सकती है, तब जब एक विभागीय सज़ा हो और एक माननीय कोर्ट ने दिया हो। लेकिन एक ही सज़ा के लिए माननीय कोर्ट आपको 2 बार सज़ा नहीं देगी। कहने का मतलब है कि एक कानून तोड़ने के लिए एक बार में एक ही सज़ा आपको दी जाएगी। तो ये जो अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि से संरक्षण है, इसमें 3 चीज़ें। पहला, जो प्रचलित कानून है, यदि टूटा है तभी अपराधी आप घोषित होंगे, यदि नहीं टूटा है तो आप अपराधी नहीं हैं। दूसरा, उस कानून को जो तोड़ने पर जो सबसे बड़ी सज़ा या छोटी सज़ा, जो भी सज़ा उस समय मुकर्रर है वही मिलेगी, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं। और आपको विभागीय कार्रवाई यदि नहीं हुई है तो एक कानून तोड़ने के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। लेकिन यदि आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आर्मी में हैं, रेलवे में हैं, बैंक में हैं, तो वहाँ जो सज़ा मिलेगी वो अलग है, कोर्ट जो देगी सज़ा वो अलग है। क्यों? क्योंकि कोर्ट की जो सज़ा है वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो जो सज़ा होती है अर्ध न्यायिक या दंडात्मक प्रक्रिया होती है। अब देखिए, ये जो अनुच्छेद 20 है, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये आपराधिक मामलों में, ये तीनों चीज़ें जो हमने बोले वो आपराधिक मामलों में। किस मामलों में है? आपराधिक मामलों में। अर्थात जो कानून है वही मिलेगा, जो कानून नहीं है वहाँ के बाद नहीं मिलेगा। ये आपराधिक मामलों में। सिविल मामलों में, सिविल मामला और कर वाले मामले में ये नहीं है। यानी कि आप मान लिए कि आज आप 10% टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार आपसे पीछे से 5% जोड़ ले सकती है कि नहीं उस समय से लगेगा, आपको देना पड़ेगा। सिविल मामलों में भी कानून पीछे से बनाया जा सकता बनता है। हालांकि कानून आपराधिक मामलों में भी पीछे से बनता है, लेकिन सज़ा जो है वो आपको तत्कालीन समय में ही दी जाएगी। अब देखिए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 का कहता है शिक्षा का अधिकार। अब देखिए 21 का जो है शिक्षा का अधिकार, अटल बिहारी की सरकार ने जोड़ा था ताकि भारत में जो साक्षरता दर है बढ़ाई जा सके और बच्चे जो हैं वो साक्षरता की ओर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि देश का जो विकास है वो थोड़ा सा तीव्र गति से बढ़ सके। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट ये तो है ही 21 का शिक्षा का अधिकार। सबसे बड़ा चीज़ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये क्या है? तो कहता 21 घोषणा करता है कि राज्य या संस्था या कोई भी चीज़ आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन ही आपको वंचित किया जाएगा। अर्थात लिख देता हूं मैं, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अब देखिए ये क्या है, ये शब्द क्या है, ये क्या चीज़ है, तो इसको समझिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात आप पर जो भी कार्रवाई होगी वो एक प्रक्रिया के तहत होगी, और यदि वो प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है तो आप पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, और यदि बिना किसी प्रक्रिया के आप पर कार्रवाई की जाती है तो वो सीधा सीधा कानून का उल्लंघन होगा और आप अपने मौलिक अधिकारों के लिए संबंधित कोर्ट में जा सकते हैं। अब समझिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। इसमें क्या है, मान लिया कि हमने कोई अपराध किया। अब अपराध किया तो हम मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे, पुलिस पकड़ेगी, जज साहब के पास जाएंगे, तो जज साहब पूरी प्रक्रिया को देखेंगे और उसके बाद हमको कोई ना कोई सज़ा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमको कोई पकड़ के ले गया और फांसी चढ़ा देगा। ऐसा नहीं होगा कि हमको कोई पकड़ के ले गया 2-4-10 लाख रुपये जुर्माना चढ़ा दिया, ये कर दिया। नहीं, हर
इन सब चीज़ों से संबंधित, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी चीज़ें जो होगी वो प्रक्रिया के अधीन होंगी, और प्रक्रिया के अधीन यदि वो नहीं है तो फिर हमको इन चीज़ों से वंचित नहीं किया जाएगा। अब देखिए, ये शुरुआती परिभाषा था, बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली गई। कैसे जुड़ती चली गई और क्यों जुड़ती चली गई? जुड़ती इसलिए चली गई कि बाद में माननीय कोर्ट का कहना था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जो चीज़ें संलग्न हैं, जो चीज़ें जोड़ी गई हैं, वो सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, बस समझ रहे, वो सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, गरिमापूर्ण जीवन चाहिए। कैसा जीवन चाहिए? गरिमापूर्ण जीवन चाहिए, उत्तम जीवन चाहिए। अच्छा जीवन जीने की आशा और अभिलाषा सबके होती है, तो सरकार का, राज्य का एक कर्तव्य है कि लोगों को गरिमापूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन को उपलब्ध कराएं। अब देखिए, गरिमापूर्ण जीवन क्या है और गुणवत्तापूर्वक जीवन क्या है, इसको भी समझिए। गरिमापूर्ण जीवन हो गया कि आप किसी से हेट नहीं करेंगे, आप किसी को किसी भी अधिकारों से वंचित नहीं करेंगे, आप मतलब राज्य जो है या व्यक्ति कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, ये गरिमापूर्ण जीवन हो गया। किसी को काम करा के पैसा न देना, काम कराने पर कम पैसा देना, किसी से गंदा संदा काम करवाना, ये जो है ये गरिमापूर्ण जीवन न जीने देने का एक तरीका हो। गुणवत्तापूर्वक जीवन क्या हुआ? उत्तम भोजन मिलना, उत्तम वायु मिलना, स्वच्छ परिवेश होना, ये गुणवत्तापूर्वक जीवन हुआ। आप देखते होंगे कि जेलों में भी कैदियों का अच्छा ख्याल रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ इसका उल्लंघन हो सकता है यदि आप उसको उत्तम जीवन नहीं देंगे तो। इसीलिए माननीय कोर्ट ने समय समय पर इसमें फैसला दिया और समय समय पर मामले आते गए, और आज ये जो 21 का दायरा इतना बढ़ चुका है कि इसमें 70 से ज़्यादा, मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, बातें हैं कि वो मानना पड़ता है। सरकार के पास, राज्य पर लगाए गए हैं कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। पता है कि वायु प्रदूषण ना होने देना या वायु को एक स्तर से ज़्यादा प्रदूषित ना होने देना भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अर्थात सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि वायु प्रदूषण ज़्यादा ना हो, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा ना हो, ताकि लोगों को जीवन जीने की जो गुणवत्तापूर्वक जीने की जो अधिकार हो प्रभावित ना हो। आप बाइक चलाते हैं, हेलमेट चेक होता है, आप बाइक चलाते हैं, वायु प्रदूषण, वो जो पोल्यूशन का चेकिंग होता है, वो सब इसी अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए गए हैं, ताकि आपके बाइक चलाने से, आपके गाड़ी चलाने से, आपके कंपनी चलाने से, आपके किसी भी एक्टिविटी से जो प्रदूषण होता है, जो पर्यावरण को की क्षति होती है, उससे मानवीय जीवन के जो गुणवत्तापूर्वक जो जीने की जो क्या कहते हैं संभावना है वो न्यून होती है, और वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ही आती हैं। अब देखिए अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध। देखिए, इसको समझिए, दो चीज़ है, गिरफ्तारी, निवारक निरोध। अब समझिए कि ये गिरफ्तारी क्या है और निवारक निरोध क्या है। तो सबसे पहले गिरफ्तारी समझ लेते हैं। जब आपको गिरफ्तार किया, नागरिक के लिए, गिरफ्तारी वाला नागरिक के लिए, तो जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तब भी आपके कुछ अधिकार हैं। पहला, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास जाना। दूसरा, मनपसंद विधि व्यवसायी से मिलना। मतलब कि जो आप को गिरफ्तार किया जाता है तो आप को 24 घंटे के अंदर आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। दूसरा क्या है कि आप अपने मनपसंद के जो वकील हैं, विधि व्यवसायी मतलब वकील होता है, उससे मिल सकते हैं। तीसरा होता है, मैं ऊपर ही, तीसरा होता है कारण
बताना, अर्थात आपको जो गिरफ्तार किया गया है उसका कारण बताया जाएगा। आपको जो गिरफ्तार किया गया उसका क्या होगा, कारण बताया जाएगा। अर्थात आप किस अपराध में गिरफ्तार हुए हैं पुलिस ये बताएगी। उसके बाद फिर जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास जाएंगे, मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेंगे कि आप जेल में रहेंगे या जेल से बाहर रहेंगे, पुलिस कस्टडी में रहेंगे या क्या होगा। आप अपने मनपसंद वकील से मिल सकते हैं। ये नॉर्मली हमारे देश में ही होता है। दूसरा होता है निवारक निरोध। देखिए निवारक निरोध क्या है, सब शुरुआत में ये नहीं था, ये अंग्रेजी काल की जो गंदी नीतियाँ थी वो अभी हैं। हालांकि नॉर्मल कंडीशन में बड़े बड़े देशों में सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन भारत में रखी गई, क्योंकि भारत की बात कुछ अलग है। आपने पोटा का नाम सुना होगा, टाडा का नाम सुना होगा, UAPA का नाम सुना है, ये सब जो है निवारक निरोध कानून है, ठीक है ना। भारत में स्मगलिंग, गैंगस्टर वाले काम, उसके अलावा वो आतंकवाद, माओवाद बहुत व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा था। तो नॉर्मल कानून के तहत इन पर कार्रवाई कर पाना थोड़ा टेढ़ा हो रहा था और इस तरह के अपराधी बच जाते थे इस तरह की सुविधाएं लेकर के। तो सरकार ने क्या किया कि एक निवारक निरोध कानून समय समय पर बनाते रहे, जिसके अधीन जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो पहले 3 महीने तक रखा जा सकता है। अर्थात निवारक निरोध के अंतर्गत कोई आदमी गिरफ्तार होगा तो उसको 3 महीना तक बिना किसी को बताए हुए रखा जाएगा, बिना कोर्ट में गए हुए रखा जाएगा। यदि 3 महीना के बाद उसको रखा जाता है तो एक बोर्ड उसकी जांच करेगा। क्या करेगा, एक बोर्ड रहेगा, समिति रहेगी, एक कमेटी रहेगी, वो इसकी जांच करेगी। और उस कमेटी में जो लोग होंगे वो न्यायाधीश टाइप के लोग होंगे, न्यायाधीश बनने की क्षमता वाले लोग होंगे, इस तरह के लोग होते हैं। न्यायाधीश भी रह सकते हैं, कोई चीज़ नहीं है। उस कमेटी बनेगी, न्याय के विशेषज्ञ लोग रहेंगे, और भी लोग रह सकते हैं, आपराधिक विशेषज्ञ लोग रहेंगे, बहुत तरह के लोग होते हैं। लेकिन उसमें एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का योग्य हो या न्यायाधीश हो। तीसरा क्या कहता है कि संबंधित व्यक्ति को मामला बताया जा सकता है, को मामला बताया जा सकता है। अर्थात जो गिरफ्तार हुआ है उसको मामला बताया जा सकता है, लेकिन सरकार नहीं भी बता सकती है। अपने गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए सरकार नहीं भी बता सकती है, आप दबाव नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा वो जो निवारक निरोध में जो व्यक्ति गिरफ्तार होंगे वो अपना आवेदन, प्रतिवेदन, जो प्रक्रिया है उसमें वो जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार होगा वो अलग होगा और इनके साथ जो नॉर्मल गिरफ्तारी होता है उसमें व्यवहार अलग होता है। तो ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। आगे हम समझेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।